हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई एक अनोखी दर्द भरी प्रेम कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शमशान घाट पर चिता सज चुकी थी। भारी मन से बड़े भाई आदित्य सोलंकी ने अपने सबसे छोटे भाई अरविंद सोलंकी की चिता को मुखाग्नि दी। मंझला भाई अभिनव सोलंकी भी भारी मन से चिता के पास खड़ा था। शमशान घाट पर इस समय कम से कम 1000 लोग खड़े थे। क्यों न होते, मरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था। वो शहर के रईस परिवार का लड़का था और 26 साल का ही हुआ था और स्थानीय व्यापार जगत का बड़ा नाम बन गया था। एक हवाई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसका क्षत विक्षित शव आज ही प्राप्त हुआ था। शव की हालत ऐसी थी कि उसे पहचान पाना भी संभव नहीं था। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई थी, जिसके कारण तकरीबन यात्रियों का शरीर झुलस गया था। शव के ऊपर का तकरीबन कपड़ा जल चुका था। जूते और मर्दाना जेवरों के कारण ही अंदाजा लगाया गया था कि कौन सा शव किस यात्री का है। अरिहंत सोलंकी रत्न जड़ित सोने की अंगूठी पहनता था और उसके दाई कलाई में एक सोने का कड़ा था। अंगूठी और कड़े के कारण उसके शव की पहचान हुई थी। वह ओमेगा की एक बहुमूल्य घड़ी पहनता था, जो फिलहाल उसकी कलाई पर नहीं थी, जिसके बारे में ये मान लिया गया था कि वो मोबाइल फोन की तरह विमान के मलबे में कहीं पड़ा हुआ होगा। अरिहंत सोलंकी के घर वालों को तो मालूम ही नहीं था कि न्यूज चैनलों में जिस विमान दुर्घटना की खबर चलाई जा रही थी, उस विमान में उनका लगते जिगर भी सवार था। सर्वप्रथम इसकी जानकारी पारुल सक्सेना को लगी थी और उसने ही जगदम्बा कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में फोन करके अरिहंत सोलंकी के घर का टेलीफोन नंबर मांगा था। पारुल को जो नंबर प्राप्त हुआ था, वो अरिहंत का मोबाइल नंबर था, जो पारुल के पास पहले से था। फिर पारुल ने अरिहंत सोलंकी के किसी करीबी मित्र का नंबर मांगा। जवाब में उसे अरिहंत के मित्र कम बिजनेस पार्टनर प्रभाकर का मोबाइल नंबर दे दिया गया था। पारुल ने प्रभाकर को फोन लगाया। उस समय दिन के 10 बजने वाले थे और प्रभाकर घर से दफ्तर निकलने की तैयारी कर रहा था। उसे ये तो मालूम था कि अरिहंत आज इंदौर से जयपुर वापस लौट रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वो जिस फ्लाइट से वापस जा रहा था, वो क्रैश कर चुका था। वही फ्लाइट है, ये कंफर्म है, प्रभाकर होलनाक आवाज में बोला था। 100% कंफर्म है। नेट पर उस फ्लाइट के सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर के नाम अवेलेबल है। कोई भी नहीं बचा है। पारुल सक्सेना सिसकती हुई बोली। प्रभाकर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और लपक कर टीवी ऑन किया। लगभग सभी न्यूज चैनलों पर उस विमान की दुर्घटना की खबर की प्राथमिकता के साथ दिखाई जा रही थी। इसके साथ ही प्रभाकर ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जारी दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों की लिस्ट खंगाली। अरिहंत सोलंकी का नाम देखते ही उसका दिल थम सा गया था। कुछ लम्हा वो सदमे की हालत में रहा, फिर उसने अपना मोबाइल उठाया और अरिहंत सोलंकी के सबसे बड़े भाई आदित्य सोलंकी के नंबर पर रिंग करने लगा। संपर्क स्थापित होते ही प्रभाकर ने पारुल से प्राप्त जानकारी आदित्य सोलंकी को बताई। फिर तो घर में कोहराम मच गया था। तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क साधा गया। ये सत्यापित हो गया कि अरिहंत सोलंकी अब महरूम हो गया था। अरिहंत की मां विभा सोलंकी गश खाकर गिर पड़ी थी। फौरन फैमिली डॉक्टर को तलब किया गया और डॉक्टर भी फौरन घर आ गया था, जिसने विभा सोलंकी की जांच की और उसे एक इंजेक्शन देकर उसकी स्थिति पर नजर टिकाए इंतजार करने लगा। अरिहंत की डेड बॉडी दूसरे दिवंगत यात्रियों के शव के साथ देर रात को स्थानीय एयरपोर्ट पर एक स्पेशल मालवाहक प्लेन से आ गई थी और आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपी जा रही थी। पूरा परिवार शोकाकुल था। अरिहंत की बहन भी अपने ससुराल भीलवाड़ा से मायके जयपुर आ गई थी। विभा सोलंकी को होश तो आ गया था, पर बार बार चित्कार मार के रो पड़ती थी और कभी भी बेहोश हो जा रही थी। फिलहाल वो एक नर्स की
सतत निगरानी में थी और उनके लिए एक डॉक्टर चौबीसों घंटे महज एक टेलीफोन कॉल पर 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता। सब यात्रा के समय विभा सोलंकी को खबर भी नहीं लगने दी गई थी कि अर्थी सज गई है और कभी भी सब यात्रा शुरू हो सकती है। अरिहंत के पिता दिवाकर सोलंकी की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। प्रभाकर उनके बगल में खड़ा था और बार बार वृद्ध को ढांढस देता था और खुद भी अपने नेत्रों से आंसू पोंछ रहा था। पारुल सक्सेना बहुत खूबसूरत थी। मालिक ने जैसे उसे फुर्सत से बनाया था। हर अंग प्रत्यंग मानो सांचे में ढला हुआ था। रंग दूधिया था और चेहरे की बनावट ऐसी थी कि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ भाव स्थायी तौर पर विद्यमान रहते थे। कॉलेज से रोज आते जाते समय अरिहंत सोलंकी की नज़र पारुल पर और पारुल की नज़र अरिहंत पर पड़ती थी। अरिहंत भी सुंदर, सजीला, नौजवान था। लंबा कद, गोरी रंगत, दुबला पतला शरीर, चेहरे पर बारीक सी मूंछों की रेखा, दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर था। पारुल अभी 17 की होने वाली थी और अरिहंत 18 का हो चुका था। पारुल स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में 11वीं में विज्ञान की छात्रा थी। वहीं अरिहंत गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। रोजाना की ताक झांक इसीलिए भी संभव थी क्योंकि अरिहंत की कॉलेज की कक्षाएं सुबह की पारी में लगती थी और विज्ञान की कक्षाएं 9 बजे के बाद लगती थी। अरिहंत को पारुल कभी खिड़कियों पर दिखती थी, कभी बालकनी में, कभी गीले कपड़े बालकनी में सुखाने के लिए डालती हुई, कभी तौलिए से झटक झटक कर अपने गीले बालों को सुखाती हुई। पारुल का कमरा इमारत की दूसरी मंजिल पर था। वहां से गुजरते समय अरिहंत का शरीर किसी फौजी की तरह तन जाता था। सिर सैल्यूट देते हुए कमांडर की तरह मंच पर खड़े नेताजी की ओर होती थी और आंखें लक्ष्य की ओर तब तक ताक रही होती थी जब तक कि मकान उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता था। कई बार दोनों की नजरें चार हुई। 2-4 बार अरिहंत की आंखें पारुल के भाइयों से भी आईलोक हो चुकी थी। चूंकि अरिहंत सोलंकी 12 बजे के बाद फ्री हो जाता था, फ्री टाइम में वो करता क्या, इसीलिए वो अपने हम उम्र कुछ दोस्तों के साथ घूम फिरकर एजेंटी जैसा काम करने लगा था। इससे उसका और उसके दोस्तों का जेब खर्च भी निकल जाता था और कॉलेज में पढ़े सबक का वास्तविक जीवन में अभ्यास भी हो जाता था। आज सुबह अरिहंत को पारुल फिर दिखी थी। दोनों की आंखें चार हुई थी। पारुल का सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे उसे गुड मॉर्निंग कह रहा था। उस समय पारुल गुलाबी टॉप और ब्लैक जींस पहनी हुई थी। बालों में कंघी फिराती हुई उसी की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर पानी या पसीने की कुछ बूंदें जमी हुई थी, जिसे देखकर अरिहंत को लगा डंडल लगे गुलाब की पंखुड़ियों पर शबनम की बूंदें चमक रही हो। अरिहंत के लिए पारुल गुलाबी टॉप में गुलाबो हो गई थी। नहीं नहीं, गुलाबो नहीं, पुराने फैशन का देहाती पुराना नाम क्यों, पारुल पिंक ड्रेस में पिंकी हो गई थी। हालांकि अरिहंत उसका नाम नहीं जानता था, पर वो इतनी प्यारी दिख रही थी कि उसने मन ही मन उसका नाम पिंकी रख दिया था। उसका जी चाहा कि आज वो गुस्ताखी कर ही दे, पारुल की ओर फ्लाइंग किस उछाल दे, पर खुदा का शुक्र है कि इससे पहले कि अरिहंत कोई जरूरत करता उसे पिंकी के पीछे कोई मर्दाना चेहरा दिखा, अरिहंत का दिल धक करके रह गया। वो जूते खाते खाते बचा था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी चाल को सामान्य रखने की कोशिश करता हुआ अपनी राह लगा। कॉलेज में भी उसका ध्यान पढ़ाई में कम, पारुल में ज्यादा था। ताजे खिले गुलाब की जैसी पारुल की कयामत खेत छवि वो ताउम्र नहीं भूल सकता था। साथ ही सुबह वाली घटना भी उससे भुलाई नहीं भूलती थी। दोपहर का वक्त था। कॉलेज से कब की छुट्टी हो चुकी थी। अब यारों दोस्तों के साथ वक्त गुजारी करने के बाद वो घर जाने के लिए अपनी राह लगा। एक बार तो उसका दिल चाहा कि किसी दूसरे रास्ते से घर लौटूं, पर ये उसकी हार होती, उसके इश्क की हार होती। वो अपना कॉलेज बैग, जो ऑफिस बैग की तरह ही दिखता था, कंधे से लटका कर पिंकी के घर के सामने से गुजरने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचा, छोटे से गार्डन का बंद दरवाजा एकाएक खुला और 2 जोड़ी हाथों से उसे पहले गार्डन में
फिर घर के अंदर खींच लिया गया। रोई से भरे बोरे की तरह उसका हल्का फुल्का शरीर पहलवानों ने बड़ी आसानी से अंदर खींच लिया था। अरिहंत हक्का बक्का रह गया था। पिंकी के दोनों भाई, जो लंबे तगड़े मुस्टंडे थे, मजबूती से उसे दबोचे हुए थे। वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता था। वो कशमशा कर रह गया। फिर दोनों भाई घसीट कर उसे एक कमरे में ले गए। वो कमरा ड्राइंग हॉल लग रहा था। तभी बहरे चेहरे वाले एक अधेड़ व्यक्ति ने वहां कदम रखा। अरिहंत ने अंदाजा लगाया कि अधेड़ व्यक्ति पिंकी और उन मुस्टंडों का पिता होगा। एक बाप दो बेटे से बच पाना नाजुक बदन अरिहंत के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। आज मजनू फंसा था लैला के बाप के जाल में। वर्तमान स्थिति में ताकत से कुछ नहीं होना था। बुद्धि का प्रयोग ही उसे संभावित मारपीट से बचा सकता था। अरिहंत ने झटका देकर मुस्टंडों के हाथ से अपना दुबला पतला हाथ छुड़ाया, फिर चेहरे पर पूर्णतः व्यवसायी मुस्कान लाकर अधेड़ से बोला, अंकल जी नमस्ते। अधेड़ ने अपाद मस्तक घुरकर उसे देखा, फिर कठोर स्वर में बोला, क्यों रे, मेरे घर की ओर क्यों घूरता है? अंकल जी, आपका घर है ही इतना खूबसूरत, एलिवेशन भी आपने बहुत शानदार बनवाया है। अनायास से सबकी निगाहों के आकर्षण का केंद्र बनता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं इधर से गुजर रहा हूँ और आपके घर पर निगाह नहीं डालूं, बल्कि मैं तो मेरे दोस्तों के बीच भी आपके मकान की तारीफ करता हूँ। बुजुर्ग हड़बड़ाया। कहाँ तो वो सोच रहा था कि छोकरा इनकार करेगा, माफी मांगेगा, दोबारा मकान की ओर न देखने की कसमें खाएगा, पर यहाँ तो मामला ही जुदा था। छोकरा इनकार करने की जगह स्वीकार कर रहा था। न सिर्फ स्वीकार कर रहा था, बल्कि इस तरह स्वीकार कर रहा था जैसे वो अपराध नहीं कर रहा हो, काबिले तारीफ कोई काम कर रहा हो। क्या मतलब? प्रत्यक्षतः बुजुर्ग बोले, अंकल, मैं एक प्रॉपर्टी एजेंट हूँ। इलाके के कई मकानों पर मेरी नज़र है, ग्राहक भी है। अगर मकान मालिक मकान बेचने के लिए तैयार हो जाए तो मैं चुटकियों में सौदा करवा दूंगा। अंदर से पूरी तरह हिला हुआ अरिहंत वाणी में मधुरता और होठों पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। अधेड़ ने गौर से उसे देखा। दुबला पतला, लंबा, पर वजन में हल्का सा दिखता था अरिहंत। कुल 52 किलो का ही तो था वो। अरिहंत की उम्र और कद काठी देखकर अधेड़ की आंखें संदेह में सिकुड़ी। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम प्रॉपर्टी एजेंट हो? बिल्कुल, इन्हें कहिए कि ये लोग छोड़े मुझे, अरिहंत कशमशाता हुआ बोला। अधेड़ ने इशारा किया। दोनों पहलवानों ने अरिहंत को छोड़ा। 2 मिनट तक उसने अपने कपड़े ठीक किए, कलाइयों को मसल कर रक्त संचार सुव्यवस्थित किया। फिर जेब से वॉलेट निकालकर अपना प्रॉपर्टी एजेंट का विजिटिंग कार्ड निकाला और अधेड़ को दिखाया। अधेड़ ने विजिटिंग कार्ड को उलट-पुलट कर देखा। अब वह प्रभावित दिखाई दे रहा था। ये तो स्टूडेंट है। एक पहलवान जो अरिहंत का बैग खोलकर देख चुका था, तीखे स्वर में बोला, क्या एक स्टूडेंट बिजनेस नहीं कर सकता या कोई एजेंट कॉलेज नहीं जा सकता? अरिहंत उससे भी तीखे स्वर में बोला था। चिलगोजे, ज्यादा चू चपड़ की तो तेरी सारी बिजनेस यहीं निकाल कर रख दूंगा मैं। पहलवान बाहें चढ़ाता हुआ बोला, इडियट, हर लड़का बाप का माल खा खाकर जिम में पसीने बहाने के लिए भी बाप का पैसा खर्च नहीं करता। कोई कोई होश संभालते ही 2 पैसे कमाकर घर वालों की मदद भी करता है, समझे? एक बेरोजगार पुत्र से असंतुष्ट पिता का फटकार भरा स्वर। दोनों पहलवानों ने आंखें तरेर कर अरिहंत को देखा। तुम दोनों जाओ। अधेड़ ने कठोर स्वर में दोनों पहलवानों को, जो रिश्ते में पिंकी के बड़े भाई लगते थे, उनकी उम्र 22 और 24 साल की थी, उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और अरिहंत को अपनी बगल में सोफे पर बिठाया। फिर अधेड़ मकान की कीमत के बारे में अरिहंत से चर्चा करने लगा। अंकल जी, एक बार मुझे अंदर से पूरा कंस्ट्रक्शन दिखा दीजिए। फिटिंग्स कौन सी लगी है, दरवाजे चौखट कौन सी लकड़ी के हैं, देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। पर जिन लोगों को इमारत की भारी दीवारों को घूरने से एतराज था, उन्हीं लोगों ने अरिहंत को घर का कोना कोना दिखाया।
मोबाइल कैमरे से फोटो खींचने दिया, वीडियो बनाने दिया। वीडियो में अरिहंत ने पिंकी को भी शूट कर लिया था। अरिहंत का आधा घंटा तो टूटा, पर पिंकी के हाथों का बना और पिंकी की मम्मी के हाथों से परोसा गया चाय बिस्कुट का स्वाद भी उसने चखा। बड़े ही दोस्ताना माहौल में वो वहां से बाहर निकला। अधीर ने उसका विजिटिंग कार्ड रख लिया था, जिस पर अरिहंत का मोबाइल नंबर दर्ज था। खुद का मोबाइल नंबर दिया था, जिसे अरिहंत ने भी अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। अधेड़ का कहना था कि मकान बेचने की न जल्दी है न जरूरत है, पर अच्छा भाव मिल जाए तो बेच भी देंगे। दरअसल अधेड़ को मकान अच्छा ही था, पर उसे वो कॉलोनी पसंद नहीं थी। वो किसी और अच्छे कॉलोनी में और बड़ा मकान खरीदना चाहता था। अरिहंत को भी कौन सी जल्दी या जरूरत थी, बस पिंकी के घर आने जाने के लिए बहाना चाहिए था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो जब कभी ग्राहक भी लाएगा तो वैसा ग्राहक लाएगा जो मकान खरीद ही नहीं सकता हो। भला कोई अपनी मोहब्बत के आशियाने को खुद अपने हाथों से उजाड़ता है, जो वो उजाड़ देता। रात के 11 बज रहे थे। अरिहंत मोबाइल पर शूट किया गया पिंकी का घर और पिंकी की तस्वीर देख ही रहा था कि उसके मोबाइल का रिंगटोन बजा। उसने देखा ट्रू कॉलर द्वारा पारुल के नाम से एक अजनबी नंबर फ्लैश हो रहा है। वो तो किसी पारुल को नहीं जानता था, पर रात का वक्त किसी लड़की से बात हो जाए, किसी कुंवारे लड़के के लिए इससे बड़ा चार्मिंग सरप्राइज और क्या हो सकता था। वो अपने स्वर को यथासंभव मीठा बनाने की कोशिश करते हुए बोला, हेलो। दूसरे छोर पर खामोशी थी। अरिहंत ने कई बार हेलो हेलो कहा। जब सांसों की आवाज के अलावा कोई और आवाज न आई तो वह कह पड़ा, पारुल जी कुछ बोलेंगी भी या फोन काट दूं? सिर्फ मकान पसंद आया या मैं भी? उधर से सरगोशियों में पूछा गया। अरिहंत के हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। अभी अभी वो जिसकी तस्वीर मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहा था, अब उसी से बातचीत हो रही थी। दोनों उत्तेजना में अरिहंत के मुंह से निकला। न जाने कितनी ही देर तक अरिहंत को यकीन नहीं हुआ था कि उसकी पिंकी यानी पारुल सक्सेना रात के इस वक्त उससे मोबाइल पर बात कर रही थी। उस रात दोनों ने तब तक बात की जब तक कि अरिहंत का मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हो गया था। ये तो अच्छा ही हुआ था कि अरिहंत का विजिटिंग कार्ड उसके पिता के पास था। पिता ने कार्ड संभाल कर रखने के लिए पारुल को दिया था। पारुल ने अरिहंत को अपने दिल में और अरिहंत का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल के फोन बुक में सुरक्षित रख लिया था। बातचीत के दौरान पारुल ने अपने पूरे परिवार के बारे में विस्तार पूर्वक विवरण दे दिया था। वो 2 भाई की एक बहन थी। उसके पिता श्री देवदत्त सक्सेना बिजली विभाग में स्टोर कीपर थे। माँ श्रीमती सरस्वती सक्सेना गृहिणी थी। दोनों भाई फिलहाल पढ़े लिखे बेरोजगार थे। बड़ा भाई पवन सक्सेना जिम में बॉडी बनाता बनाता अब खुद का जिम खोलने की सोच रहा था। छोटा भाई विवेक सक्सेना वैसे तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर था बड़े भाई का अनुयायी ही। जिम खुलने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास करना उसने भी छोड़ ही देना था। वो लोग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। उसके दादा भारतीय रेलवे में बुकिंग बाबू के तौर पर चित्तौड़गढ़ में भर्ती हुए थे और सेवा निवृत्त होते समय वे जयपुर के मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक थे। उनके जयपुर के मकान की जमीन पिंकी के दादाजी ने खरीदा था और मकान का निर्माण पिताजी ने दादा के रिटायरमेंट के फंड से अपनी देखरेख में करवाया था। हालांकि उस मकान में कुछ भी खास नहीं था, पर देवदत्त सक्सेना को लगता था कि उन्होंने अपना मकान बहुत ही बेहतरीन बनवाया था। मकान से जुड़ी उनके पिता की यादें तो थी ही उनके साथ। वैसे तो इंसान बहुत चतुर बनता है, खुद को फन्ने खान समझता है। पारुल के भाइयों ने सोचा था कि वे लोग अरिहंत के कमजोर शरीर को पंचिंग बैग समझकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। पर बूढ़े पुराने यूं ही नहीं कहा करते कि अकल बड़ी या भैंस। अरिहंत ने न खुद को मारपीट से बचाया था, बल्कि अपनी चतुराई से पारुल के पिता से मित्रता भी कर ली थी। उनके घर आने जाने का बहाना भी ढूंढ लिया था। उस रोज अरिहंत जब घर पहुंचा तब 3 बज चुके थे। माँ विभा सोलंकी जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। देखते ही बोली,
क्यों रे, ये वक्त हो रहा है तुम्हारे घर लौटने का? खाने पीने का भी कोई टाइम होता है या नहीं? माँ एक पार्टी के साथ बैठ गया था, वहीं चाय नाश्ता भी हो गया था। अरिहंत अपना कॉलेज बैग सोफे पर फेंकता हुआ बोला, कितना कमा लेता है इस दलाली के धंधे में? माँ कूद कर बोली, ये तो मुर्गा फंसने पर है। अगर ढंग की कोई डील हो गई तो इससे बेहतर कोई धंधा नहीं, वरना गाड़ी में पेट्रोल भी अपनी जेब से भरवाना पड़ता है। महीने में कितना कमा लेता है? कहा ना, कोई फिक्स नहीं है। कभी चांदी की अंगूठी नहीं खरीद पाते, कभी सोने की अंगूठी भी खरीद सकते हैं। दिन भर सड़कों पर धक्के खाने से अच्छा है कि खुद की दुकान पर बैठ धूल धक्कड़ से भी बचेगा और पारिवारिक व्यापार की भी समझ बढ़ेगा। अरिहंत समझ गया कि अब माँ उपदेश देने वाली है, इसीलिए जल्दी से बोला, माँ भूख लग रही है। माँ भी समझ गई कि बेटा कुछ भी समझने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए विषय परिवर्तन की गर्ज से बोली, हाथ पांव धोकर कपड़े बदल कर आ, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। अरिहंत अपने माता पिता विभा सोलंकी और दिवाकर सोलंकी की चौथी और अंतिम संतान था। अरिहंत से बड़े दो भाई और सबसे बड़ी एक बहन थी। अरिहंत के अलावा तीनों भाई बहन विवाहित थे। बहन का बड़ा बेटा तो इतना बड़ा हो गया था कि अरिहंत को वो मामा से ज्यादा अपना दोस्त समझता था। अरिहंत के पिता शहर के जाने माने व्यवसायी थे। मेन मार्केट में उनकी 4,000 वर्ग फीट में बनी 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थी, जिसका नाम सोलंकी टावर था। हर फ्लोर पर कई दुकानें थी जो किराए पर दी हुई थी, जिससे महाना किराया प्राप्त होता था। अरिहंत के दोनों बड़े भाई भी सोलंकी टावर में एक विशाल प्रोविजन शॉप चलाते थे। बड़े भाई आदित्य सोलंकी के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और आदित्य से छोटे पर अरिहंत से बड़े भाई अभिनव सोलंकी ने 2 साल पहले ही एक सास के उच्च माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका से प्रेम विवाह किया था। अभी उनके बच्चे नहीं हुए थे। दिवाकर सोलंकी अभी 55 साल के हुए थे और वे आज भी अपने पिता गिरधारी लाल सोलंकी की छोड़ी हुई पुश्तैनी कपड़े की दुकान सोलंकी एंड सन्स रेडीमेड कलेक्शन पर बैठ रहे थे। आज भी उनकी दुकान आसपास के और दुकानों से ज्यादा चलती थी। दुकान के कर्मचारी विश्वसनीय थे और दिवाकर सोलंकी भी उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। ऑनलाइन शॉपिंग की रिवायत आने से पहले ही उनकी दुकान इतनी चलती थी कि उन्हें नाम मात्र की फुर्सत नहीं मिलती थी। दोपहर का खाना भी वे बड़ी मुश्किल से खा पाते थे। त्योहारों के समय और भी भीड़ हो जाती थी। इसी दुकान की बरकत के कारण उन्होंने सोलंकी टावर के लिए महंगी कीमत पर जमीन खरीदी थी। बाद में कुछ पैसे अपने गले से लगाकर शेष बैंक से फाइनेंस करवा टावर का निर्माण करवाया था। आज की तारीख में बैंक की माहाना किस्त उतनी नहीं थी जितना हर माह दुकानदारों से उन्हें किराया मिल जाता था। घर में लक्ष्मी की कृपा थी। बेटी का विवाह वे कभी का कर चुके थे। 2 बेटों का घर संसार भी बस चुका था। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी के नाम पर अरिहंत की शिक्षा और विवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। घर उनका बहुत ही विशाल था। 2400 वर्ग फुट के भूखंड पर 4 मंजिली इमारत, ग्राउंड फ्लोर में एक 2 BHK के फ्लैट का निर्माण किया गया था, जिसे वे लोग गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शेष हिस्सा वाहनों की पार्किंग और दूसरी यूटिलिटी के लिए छोड़ दिया गया था। निजी इस्तेमाल के लिए इमारत में लिफ्ट भी लगवाया गया था। दिवाकर सोलंकी को जमीन खरीदने का चस्का सा लग गया था। कोई साल नहीं जाता था जब वे कोई न कोई भूखंड नहीं खरीदते हो। संभवतः पिता की इसी आदत के कारण ही अरिहंत भी प्रॉपर्टी में डील करने का शौक पैदा हो गया था। बाद में धीरे धीरे अनुभव बढ़ा तो वो भी इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी बन गया था। अरिहंत ने माँ के साथ खाना खाया। माँ चाहे कितनी ही देर क्यों नहीं हो जाए, पर वो बेटे का इंतजार करती थी। ये बात और थी कि बेटे को इस बात की फिक्र भी नहीं होती थी कि अगर उसे देरी हो रही हो या उसने बाहर खाना खा लिया हो तो घर पर माँ को खबर करे। यही जीवन की सच्चाई है कि जो हमारी परवाह करते हैं
हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। जो दूर हो, दुर्लभ हो, उसकी तस्वीर भी हम मोबाइल पर ज़ूम करके देखते हैं। खाना खाने के बाद अरिहंत अपने कमरे में चला गया था और अपने कमरे का दरवाज़ा उठाकर अपना मोबाइल चेक करने लगा। उसके मोबाइल के कैमरे ने बेहतर काम किया था। हर तस्वीर साफ आई थी। वीडियो बनाते समय वीडियो में पिंकी का चेहरा कई बार आया था। अरिहंत ने चलते वीडियो के कई स्क्रीनशॉट खींच लिए, फिर उन्हें एडिट कर फ्रेम में एडजस्ट कर अलग से सेव करके रख लिया था। आज अरिहंत को एक बात समझ में आ गई थी कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ईश्वर की मनसा भले ही स्पष्ट नहीं होती हो, पर अकारण कुछ भी नहीं होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार अरिहंत को लगा था कि चोर निगाहों से पिंकी भी उसकी ओर देख रही थी। अगर उसका अंदाजा सही था, तो आग उधर भी लगी हुई थी। 10 में से 9 दिन आंखें चार होना खामखा का संयोग नहीं था। दिख जाने का या देख लेने का प्रयास उधर से भी था। अगर अरिहंत की निगाह पिंकी की बालकनी में होती थी, तो पिंकी की निगाहें भी उसका इंतजार कर रही होती थी। उसी रात के टेलीफोन कॉल से ये स्पष्ट भी हो गया था। पिंकी की तस्वीर देखने से अरिहंत का अभी भी जी नहीं भरा था। वो बार-बार तस्वीर ज़ूम करके देख ही रहा था कि उसका मोबाइल गुनगुनाया। स्क्रीन पर देखा तो उसके मित्र प्रभाकर का फ़ोन था। प्रभाकर भी उसी की तरह का प्रॉपर्टी एजेंट था। क्यों भाई आया नहीं? उधर से शिकायत दर्ज की गई। आधे घंटे में आ रहा हूँ। आज घर आने में देरी हो गई थी। आता हूँ फिर एक-एक बात बताता हूँ, कहकर अरिहंत ने फ़ोन काटा। फिर उच्च स्वर में माँ को आवाज़ दी। प्रतिक्रिया में माँ की आवाज़ मिली तो माँ को चाय बनाने के लिए बोलकर वो अपने कपड़े बदलने लगा। दोस्तों के बीच शाम की मुलाकात जरूरी थी। कई नई बातों का पता चलता था। नए नियमों के बारे में, कोई प्रॉपर्टी बिक गई हो या कोई नई प्रॉपर्टी बिकने के लिए तैयार हो, दोस्तों के निजी जीवन में कोई नई हलचल हुई हो तो उसकी भी जानकारी अपडेट होती थी। अरिहंत ने चाय पी, फिर अपनी रॉयल एनफील्ड की चाबी और हेलमेट उठाकर सीढ़ियां उतरने लगा। सिल्वर कलर की 500 सीसी की बुलेट अरिहंत ने खुद की कमाई से खरीदी थी। दोनों बड़े भाइयों ने बुलेट खरीदने से उसे मना किया था। मना करने की वजह ये बताई थी कि खुद को देख और बुलेट को देख। तू इतना दुबला पतला है कि बिल्कुल हवा हवाई लगता है। बाइक अगर एक तरफ झुक गई तो तेरे संभाले संभलेगा भी नहीं। बाइक के नीचे दब गया तो खामखा हड्डियों का चूरा बन जाएगा। बड़े भाइयों की मजाक उड़ाने वाली बात सुनकर अरिहंत को जिद हो गई थी कि अब वो बुलेट ही लेगा, वो भी 500 सीसी के इंजन के साथ। महंगा बाइक, महंगा मोबाइल, सजीले डिजाइनर कपड़े, जूते ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव डालते थे। अरिहंत की तो इच्छा थी कि वो कॉलेज भी अपनी बुलेट बाइक से ही जाए, पर कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों को पेट्रोल से चलने वाले वाहन लेकर कॉलेज आने की अनुमति नहीं दी थी और साइकिल से चलना अरिहंत को अपनी हेठी लगता था। उस रोज जब सभी मित्रों की सभा हो गई, बातचीत भी खत्म हो गई, तब अरिहंत ने खास मित्र प्रभाकर को पिंकी और उसके घर पर हुए वाकये से अवगत करवाया। गजब का हौसला है भाई। सोच, अगर उस समय तुम्हारी जेब में तेरा विजिटिंग कार्ड नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा दोनों पहलवान मेरे गाल सेक देते, पर बाद में उनका बहुत बुरा अंजाम होता। क्या कर लेते बाद में पता नहीं। जो हुआ नहीं उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। एक बात बता, क्या वो मकान तो तुम्हारा भी देखा हुआ ही है। झूठ मूठ का ही कोई ग्राहक ढूंढना, मकान दिखलाने के बहाने मेरा भी उस घर में जाने का योग बन जाएगा। तू उसका घर बिकवाना चाहता है? प्रभाकर हैरानी से बोला। किसी शायर ने, जिसका मुझे नाम भी नहीं मालूम, सालों पहले कहा था कि काश कि हसीनों के माँ बाप मर जाते, बहाना मौत का होता और हम उनके घर जाते। ऐसा है तो एक शेर मुझसे भी सुन ले। इरशाद, हसरते इश्क में फना होने हम गए थे उनके दर पर। मेरा नया पता दफन है
हम उनके मकान के नीचे। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो एक दिन ऐसा भी हो जाएगा, अरिहंत ने कहा था। बुलेट स्टार्ट कर अपने घर की ओर चल दिया था। उसी रात कंफर्म हो गया था कि आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को अपने 3 पीढ़ियों का इतिहास बता दिया था। मोहब्बत में डूबा हुआ इंसान जानने से भी ज्यादा खुद के बारे में बताने का भाव रखता है। अब अरिहंत को पारुल सक्सेना के बारे में सब कुछ पता था, उसकी पसंद नापसंद, उसका बर्थडे, उसकी क्लासेज, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का माप भी वो जान गया था। जब निजी जीवन के बारे में जानने सुनने को कुछ न बचा हो तो दिन भर क्या किया, किस किस से मिले, उन लोगों से क्या बातचीत की, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया गया, ये सब भी बातचीत होने लगी। अब बातचीत का मुद्दा कुछ भी हो, एक दूसरे से बातें करनी थी, एक दूसरे की आवाज़ सुननी थी, पर इसकी भी कुछ शर्तें थी। रात के 11 बजे से पहले फ़ोन नहीं करना था, फ़ोन जब भी करना था पारुल को ही करना था, क्योंकि अरिहंत तो रॉन्ग नंबर कहकर भी फ़ोन काट सकता था, पर पारुल से तो रॉन्ग नंबर से आने वाले कॉल की भी जवाब तलबी हो सकती थी। मोहब्बत की डगर भी कोई कम कठिन नहीं होती, खड़ी-खड़ी बदनामी का भय सताता रहता था। 1-2 बार अरिहंत ने मिलने के लिए कहीं बुलाना चाहा, तो पारुल ने स्पष्ट मना कर दिया। बोली, लगता है तुम्हारा जी भर गया है मुझसे बातें करते-करते। मेरे भाइयों को पता चलेगा तो तुम्हारा जो होगा वो होगा, पर मेरी हड्डी पसली भी तोड़ी जाएगी और मेरा स्कूल जाना भी बंद हो जाएगा। कभी-कभी अरिहंत को लगता था कि मोहब्बत करना कत्ल करने से भी संगीन जुर्म था, क्योंकि कातिल को भी मुलाकात की छूट मिलती है, पर आशिक तो वैसी छूट से भी महरूम था। अगले दिन पारुल का जन्मदिन था। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, अरिहंत अनुरागपूर्ण स्वर में बोला। थैंक यू, पारुल हर बार की तरह मंदिम स्वर में बोली। मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने, अरिहंत बोला। पागल हो, कहाँ मिलोगे मुझसे? या तो मैं स्कूल में होती हूँ या घर में, स्कूल से घर या घर से स्कूल। मैं जिस बस में जाती हूँ वो घर के दरवाजे से मुझे पिक करता है और सीधे स्कूल छोड़ता है। घर में पूरा परिवार रहता है और स्कूल बस में टीचर्स रहती है। तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं, नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाऊँगा। लगता है कि अपने कंधे पर सिर अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें। मेरे भाइयों को देखा है ना तुमने, तुमसे तो डबल ही है। तुम्हारे भाइयों ने भी मुझे अभी ढंग से नहीं देखा है। मैं भैंसे की तरह अनाप-शनाप कुछ भी पेट में ठूंसने लगूं तो तुम्हारे भाइयों जैसा साल भर में बन जाऊंगा, पर तुम्हारे भाई भले ही भूखे रहना शुरू कर दे, पर अब मेरे जैसा नहीं बन सकते। समझ लो, सियाने यूं ही नहीं कहते कि कर्जा और मोटापा एक बार चढ़ जाए फिर बहुत मुश्किल से ही कम होता है। ठीक है तुम बहादुर हो, पर मेरा तो ख्याल रखो। तुम्हारा ही तो ख्याल है जो जानबूझकर कल तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मत आओ प्लीज, मेरी खातिर मत आओ। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ, पर कल तो मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी से मेरा अपॉइंटमेंट शाम के 6 बजे फिक्स है, इसीलिए मेरे स्वागत के लिए जो भी तैयारी कर सकती हो करके रखना। तुम मरवाओगे मुझे, पारुल रुआं से स्वर में बोली। तो मर जाना, क्या मेरे लिए जरा सा मर भी नहीं सकती? ये बता तोहफे में क्या लाऊं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। महंगी स्कॉच विस्की होती है जो हर जगह मिलती भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सनम बेवड़ी भी है। कुछ भी, पारुल चिढ़कर बोली। कुछ भी नहीं पगली, कुछ नहीं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो नेट पर कुछ नहीं वाइन सर्च करके देख लेना, पर कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कीपैड वाला मोबाइल है। चलो कल मैं ही करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। बस शाम को फ़ोन करूँ तो मेहरबानी करके फ़ोन उठा लेना और कोशिश करना कि दरवाज़ा खुद खोलने आना। पारुल ने कुछ प्रतिवाद करना चाहा तो उधर से अरिहंत ने फ़ोन काट दिया था। अगली शाम प्रभाकर के साथ अरिहंत पारुल के घर पहुंचा। उसने रास्ते से ही पारुल को फ़ोन किया था, पर पारुल ने फ़ोन नहीं उठाया था। फिलहाल उसके हाथ में एक आईफ़ोन का लेटेस्टेड मॉडल गिफ्ट पैकिंग में था, जो अपारदर्शी पॉलीथीन के कैरी बैग में रखा हुआ था।
इस फोन को खरीदते समय प्रभाकर नाराज हुआ था कि लोग बीवी को आईफोन नहीं दिलवा पाते और तुम ऐसी लड़की को आईफोन दे रहे हो जो तुम्हारी प्रेमिका भी है या नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसी से समझ लो कि मैं उसके प्रति कितना सीरियस हूँ। मैं उससे वीडियो कॉलिंग पर बात करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। उससे व्हाट्सएप चैटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, पेशा तुम्हारा है, मर्जी भी तुम्हारी है। मैं दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रहा था बस। चूंकि पारुल से बात हो नहीं पाई थी इसीलिए अरिहंत का दिल घबराया हुआ था। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर उसने दरवाजे के बाहर रखे कवर्ड शू रैक का दरवाजा खोला, फिर उसके सबसे निचले खाने में आईफोन का डब्बा कैरी बैग सहित रख दिया। उसने जानबूझकर आई लेबल पर वो पैकेट नहीं रखा था। अब वो झुककर ही देखता तो उसे वो पैकेट दिखाई पड़ता। अरिहंत के इशारे पर प्रभाकर ने डोरबेल बजाया। फौरन दरवाजा खुला। देवदत्त सक्सेना जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। दोनों को सोफे पर बिठाया गया। देवदत्त सक्सेना ने खुद ही उन्हें पानी के लिए पूछा, फिर खेदपूर्ण स्वर में बोले, एक्चुअली कल अपॉइंटमेंट देते समय मुझे ध्यान नहीं था कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। 8 बजे से उसकी सहेलियां भी आने वाली है, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। अरिहंत ने घड़ी देखी, अभी 6 बजे थे। अंकल आप कहे तो हम कल या आप जब भी बाद में बुलाए तब हम आ जाएंगे। नहीं, आधा पौन घंटे तो हम बात कर ही सकते हैं। फिर प्रभाकर ने एक पॉकेट डायरी निकाली और फिर पूर्णतः व्यावसायिक लहजे में प्रॉपर्टी की डिटेल लेने लगा। प्लॉट की चौहदी ली, मकान का नक्शा, हाउस टैक्स की रसीदें और जमीन की रजिस्ट्री के कागजात मांगे तो देवदत्त सक्सेना को पूरी तरह यकीन हो गया कि दोनों फर्जी प्रॉपर्टी एजेंट नहीं है। कुछ कागजात तो घर में थे और ओरिजिनल रजिस्ट्री बैंक के लॉकर में है। देवदत्त सोलंकी खेदपूर्ण स्वर में बोले, अंकल वही तो मेन चीज होती है। रजिस्ट्री की फोटोकॉपी भी हो तो चलेगी, अभी तो वो नहीं है। पर ग्राहक कौन है? अंकल अभी 2 लोगों को आपका मकान दिखाया है। मेरा मतलब कि उस दिन अरिहंत ने आपके घर की जो तस्वीर खींची थी वो दिखाया है। क्योंकि अभी हमारे पास आपके मकान की पूरी डिटेल नहीं है इसीलिए पार्टी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। एक्चुअली में हम पार्टी को मकान दिखाते ही तब हैं जब पहली बैठक में ही हम सौदा कंप्लीट करवा पाने में सक्षम हो। और फिर पहले से ही प्रभावित देवदत्त सोलंकी ने प्रभाकर इस तरह बातें कर रहा था मानो वर्षों से परिचित था। अरिहंत के कान ही उनके वार्तालाप को सुन रहे थे। जेहन में कुछ भी दर्ज नहीं हुआ था। उसका पूरा ध्यान तो बरामदे के झीने पर्दे के पीछे लगा हुआ था जहां से उसने कई बार पारुल को किसी कमरे से किचन में जाते या किचन से उस कमरे में लौटने का आभास हुआ था। झीने पर्दे के कारण स्पष्टतः कुछ दिख तो नहीं रहा था पर छुप भी नहीं रहा था। किचन से पक रहे पकवानों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बिना देखे अरिहंत दावा कर सकता था कि इस समय गुलाब जामुन तलकर उसे सोरे में डुबाया जा रहा था। तभी पर्दे के पीछे एक मानव आकृति का उसे आभास हुआ। पर्दा फर्श से 10 इंच ऊपर था इसीलिए अरिहंत की नज़र आगंतुक की हाई हील सैंडल पर पड़ी। अरिहंत का दिल धड़कने बढ़ गई। पर्दा हिला, फिर अरिहंत के लिए चीर परिचित मधुर आवाज उसके कानों से टकराया, पापा चाय। देवदत्त सक्सेना जिनका पूरा ध्यान प्रभाकर की बातों में लगा हुआ था, उनका ध्यान भटका। वे सोफा छोड़कर उठना ही चाहते थे कि अरिहंत पहले ही उठ गया। फिर बोला, अंकल आप बैठिए, चाय मैं लेकर आता हूँ। और इससे पहले कि देवदत्त कुछ कह भी पाते अरिहंत पर्दे के पास पहुंच भी गया था। देवदत्त को कुछ नागवार गुजरा भी था तो उनके चेहरे से प्रकट नहीं हुआ था। पर्दा सरका, अरिहंत और पारुल की निगाहें मिली। पारुल की मस्कारा लगी हुई पलकें जल्दी जल्दी झपकी। ट्रे लेने के दौरान अरिहंत ने जानबूझकर पारुल की अंगुलियां छुई। अरिहंत के होठ जरा आगे की ओर सिकुड़े, फिर एक चुंबन देने की नामालूम सी आवाज आई और अरिहंत चाय की ट्रे लेकर वापस पलट गया था। सब कुछ 30 सेकंड में हो गया था पर पारुल की हालत ऐसी थी जैसे उसे काट सा मार गया था। उसके पैरों में कुछ देर तक जान ही नहीं रही थी। जब चेतना जागृत हुई तो वो किचन में जाने की बजाय
सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। ये तो अच्छा था कि उसके दोनों भाई इस समय घर पर नहीं थे, वरना अभी का अभी दंगा हो जाता। नादान समझ ही नहीं पाई कि अगर उसके भाई वहां होते तो चाय देने वो थोड़ी ही जाती। अंकल, आप 1-2 दिन में रजिस्ट्री और दूसरे कागजात की फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, मैं या अरिहंत आकर ले जाएंगे। चाय पीने के बाद प्रभाकर बोला, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मकान बेचने के बाद मैं तुरंत मकान खाली नहीं कर पाऊंगा। भले ही नया मकान मालिक मुझसे किराया ले, पर जब तक मैं नया मकान नहीं बनवा लूंगा, रहने के लिए मुझे भी मकान तो चाहिए ही होगा। आपके लिए भी नया मकान देखूं क्या? अरिहंत ने उत्साह से बोला, मेरे पास एक अच्छी लोकेशन पर बड़ा सा प्लॉट है। ये मकान पुराना भी हो चुका है, पुराने स्टाइल का बना हुआ भी है, इसीलिए मैं इसे बेचने के लिए तैयार भी हो गया हूँ। एक बात और है, अब दोनों लड़कों की शादी भी करवानी होगी। घर में सदस्य बढ़ेंगे तो घर में कमरे भी बढ़ाने ही पड़ेंगे। अंकल, आप बेफिक्र रहिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान मेरे पास है। ओवर कॉन्फिडेंट अरिहंत बोला। दोनों अंकल जी को नमस्ते करके घर से बाहर निकले। घड़ी 6:30 बज रही थी। बाइक स्टार्ट कर अरिहंत ने जो ही बुलेट को गियर में डालकर आगे बढ़ाया, अनायास ही बालकनी में खड़ी पारुल से उसकी नजरें मिली। पारुल सफेद रंग की झालरों वाला वन पीस गाउन पहनी हुई किसी परी की तरह दिख रही थी। सिर्फ उसके हाथ में चांद सितारों से सजी जादुई छड़ी और पंखों की कमी थी, नहीं तो उसके परी होने में कोई कसर भी नहीं थी। बुलेट अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चली थी कि एक पनवाड़ी की दुकान पर अरिहंत ने बुलेट रोकी। प्रभाकर चुपचाप दुकान से 2 सिगरेट ले आया। सिगरेट का कश लगाता हुआ अरिहंत ने फिर से पारुल को फोन लगाया। दूसरी बार रिंग गई तो पारुल ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर फोन उठाया और दांत भींचती हुई बोली, ये क्या हरकत हुई? अरे बहुत जरूरी था, तभी फोन किया। अरिहंत बोला, मैं फोन करने के लिए शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुमने मुझे छुआ क्यों? मेरी ओर किसका इशारा क्यों किया? अच्छा वो, मैं तो चाहता था कि तुम्हारी अंगुलियों को नहीं, तेरे रुखसार को छूऊं। किस हवा में नहीं, तेरे होठों पर करूं। पर क्या करूं? किचन में तेरी मम्मी थी और तेरे पीछे तेरा बापू। आई हेट यू, कहकर पारुल ने फोन काट दिया। अरिहंत ने दोबारा फोन डायल किया। तीसरे प्रयास में जब उसने फोन उठाया तो अरिहंत ने कहा कि जितने तेवर दिखलाने हैं वो रात को कॉल करते समय दिखा देना। अब काम की बात सुन, तुम्हारे घर के बाहर जो शू रैक है, उसके सबसे नीचे के रैक पर तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, उसे कलेक्ट कर लेना। क्या है गिफ्ट में? रुष्ट स्वर, आईफोन है। आईफोन? पारुल के होठों से सिसकारी सी निकल गई। रात को सिम लगाकर एक्टिवेट कर लेना, आज से हम वीडियो कॉलिंग करेंगे। मैं ये फोन नहीं रख सकती। सुना है कि लाख रुपए का एक फोन आता है। 1.25 लाख का है। कोई मुझसे पूछेगा कि 1.25 लाख का फोन मेरे पास आया कहाँ से, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे छुपा कर रख लेना, या कोई पूछे तो कहना कि बर्थडे पर सहेली ने गिफ्ट दिया है। मेरी किसी सहेली ने भी आईफोन की शक्ल नहीं देखी है। मैं सभी को 100 रुपए की गिफ्ट दूं और सहेली मुझे 1.25 लाख का फोन दे, कौन मानेगा? अरे फोन का पारुल सक्सेना के नाम से बिल फट चुका है, वापस भी नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती, घर आकर चुपचाप फोन ले जाओ। अरे तेरे घर वाले ने ही मुझे सुरेख खोलते हुए देख लिया तो वो मुझे जूता चोर समझेंगे। रिम झिम रेस्टोरेंट देखे हो? हाँ, वहीं पास में ही खड़ा हूँ। अंदर जाकर बैठो, मैं आधे घंटे में वहाँ आ रही हूँ। वहाँ मेरे साथ मेरी एक सहेली भी होगी। तुम मेरे पास फटकने की कोशिश नहीं करोगे, समझे? मैं तो समझ गया, पर आधे घंटे तक मैं वहाँ करूँगा क्या? जो इच्छा हो ऑर्डर करना, बिल मैं भरूंगी। बस याद रखना कि वहाँ मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। फोन काटने के बाद पारुल ने अपनी सहेली को फोन किया और हुक्म सा देती हुई बोली कि फौरन घर पर आ और स्कूटी भी लेती आना, पर पार्टी में तो काफी देर है अभी। मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। पार्टी का अरेंजमेंट कौन करेगा? समोसे और केक भी तो लाना है। 15 मिनट में सहेली आई और 12वें मिनट में पारुल घर से बाहर निकल गई। कहने को तो पार्टी थी, घर के सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो 15 से 20 सहेलियां आने वाली थी। भाइयों का कोई सहयोग कभी मिलता भी नहीं था।
वे बहन से काम करवाना जानते थे, बहन का कोई काम करना नहीं चाहते थे। एक सच ये भी था कि पारुल खुद नहीं चाहती थी कि उसकी पार्टी में उसके भाई शिरकत करे और उसकी खूबसूरत सहेलियों को नदीदों की तरह घूरे। रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करने से पहले पारुल ने अरिहंत को फोन लगा दिया था। अरिहंत ने बताया था कि वो और उसका दोस्त 4 नंबर के टेबल पर बैठे थे और उसकी नज़र लगातार मैन इंटरेस्ट पर लगी हुई थी। फिर अरिहंत ने देखा कि पारुल ब्लैक जींस और ब्लैक टॉप में रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार से अंदर आई। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो लगातार फोन पर बात कर रही थी, जिसके कारण उसका खुला हुआ चेहरा भी लगभग छुपा हुआ था। कुछ खाया पिया? पारुल ने पूछा। नहीं। क्यों? खुद आकर खिलाओ तो कुछ खाऊं भी। मैं 2 पेस्ट्री, 2 समोसे और 4 स्वीट्स के साथ तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट भेज रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ बहस मत करना। इस बारे में हमें जो भी बात करनी है रात में या कल रात में बात कर लेंगे। फिर एक वेटर के हाथ पारुल ने नाश्ता और गिफ्ट टेबल नंबर 4 पर पहुंचवाया। अपने बर्थडे केक और 30 समोसे पैक करवाए। टेबल 4 नंबर का भी बिल पेमेंट किया और अपनी राजदार सहेली कविता के साथ घर वापस लौट आई। रात के 8 बजे उसने केक काटा। पहले नाश्ता फिर खाना खिलाकर मेहमान सहेलियों को भेजने में रात के 10:30 बज गए थे। 11:30 बजे जब वो बिस्तर पर लेटने आई तब दरवाजा अंदर से बंद कर उसने अरिहंत को फोन लगाया। अरिहंत जैसे उसके फोन का ही इंतजार कर रहा था। हाय हेलो के फौरन बाद शिकायती आवाज में बोला, अभी अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन होता तो हम इस समय वीडियो कॉल पर होते। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इतना महंगा गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकती। मैं मध्यम वर्गीय परिवार की हूँ। अगर मेरे पास 1.25 लाख खर्च करने के लिए हो तो मैं स्कूटी लेना पसंद करूंगी या मोबाइल फोन। मैं तुम्हें स्कूटी भी दिलवा दूंगा। खबरदार, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इम्प्रेस करने के लिए पैसा चमका रहे हो। हे भगवान, कैसी कूड़ मगज से पाला पड़ा है। लोग गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलवाने के लिए किडनी बेचने की बात करते हैं और ये मेरी वाली है जिसे आईफोन दिलवाओ तो लेने से इनकार करती है। जानू, मैं किडनी बेच दूंगा। ये सब चुटकुलों में ही अच्छा लगता है। हकीकतन मुझ जैसी मिडिल क्लास घरों की लड़कियां जो अगर खुद कमा ही नहीं रही हो, इतने महंगे शौक पालती हो तो सब उसे संदिग्ध नजर से देखते हैं, चालू समझते हैं, पैसों पर हासिल समझते हैं। अरिहंत, अगर तुम मुझसे वाकई प्रेम करते हो तो मेरे मान सम्मान का ख्याल भी तुम्हें रखना होगा और भविष्य में छिचोरी हरकतों से भी बचना होगा। मैंने कौन सी छिचोरी हरकत की है? वो जबरदस्ती मेरी अंगुलियां छूना, हवा में चुंबन उछालना, ऐसी हरकत तो कोई शादीशुदा दामाद भी अपने सास ससुर की मौजूदगी में नहीं करता। अजीब पाबंदी है। मैं तुम्हारी अंगुलियां भी नहीं छू सकता, तुमसे मिल भी नहीं सकता। अगर फोन ना हो तो तुमसे बात भी नहीं कर सकता। तुम मनुष्य ही हो ना, या कोई देवी देवता हो? और मैं प्रेमी ना होकर तुम्हारा भक्त हूँ, जो मन में तुम्हारी छवि बसाकर तुम्हारी वंदना करता रहूं। दोनों तरफ से कुछ देर तक खामोशी रही, फिर पारुल ने फोन काट दिया था। अगले दिन पारुल ने अपनी माँ से जिद की कि उसे स्मार्टफोन दिलवाया जाए। है तो फोन तुम्हारे पास, दूसरा फोन का क्या करोगी? ये बाबा आदम जमाने का फोन है जिसमें ना नेट है ना व्हाट्सएप है। आजकल पढ़ाई लिखाई में भी मोबाइल से बहुत मदद मिलती है। ये सब मुझे नहीं, अपने बाबा को बताना, माँ कुटकर बोली। उसी शाम पारुल के पास नए 4G सिम के साथ नया स्मार्टफोन आ गया था। देवदत्त सक्सेना भले ही अपने बेरोजगार बेटों से चिढ़े हुए रहते थे, पर बेटी से बहुत स्नेह करते थे। उन्हें तो एक्सप्लेशन भी नहीं देना पड़ा था कि स्मार्टफोन की उपयोगिता क्या थी। 2 घंटे के बाद ही पारुल को नए फोन के जरूरी एप्लीकेशन मालूम थे और वो फोन में कई ऐप डाउनलोड कर चुकी थी। रात के 11 बजे उसने अपने नए फोन से पहला वीडियो कॉल अरिहंत को किया था। अरिहंत की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई थी। तो दोस्तों, आगे इस खूबसूरत सी प्रेम कहानी का क्या अंजाम होने वाला था? क्या होगा पारुल और अरिहंत की आगे आने वाली जिंदगी में? क्या उनकी प्रेम कहानी
हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।